गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का बचा हुआ भाग करेंगे। जैसा कि हमने पिछली बार रिवाइज किया था लाइसोसोमस के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और इसी प्रकार अन्य थे। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड के बारे में हम आज कुछ जानेंगे। तो आप जैसा कि बुक आप खोल के देख सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं। प्लास्टिड केवल एक पादप कोशिका में स्थित होता है। जो प्लास्टिड है वह केवल पौधों के अंदर ही पाया जाता है, पौधों की कोशिकाओं के अंदर स्थित होता है वह। क्लियर है? प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो कि रंगीन होता है, तथा ल्यूकोप्लास्ट जो कि सफेद और रंगहीन दोनों तरीके के होते हैं। अर्थात दो तरीके के प्लास्ट होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो कि इसका रंग रंगीन होता है, और ल्यूकोप्लास्ट जिसका रंग सफेद और रंगहीन। ये दो प्रकार के, दो कलर के होते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है, क्लोरोफिल जैसा कि हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि क्लोरोफिल पौधों के अंदर ही मौजूद होता है। क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा तो प्लांट्स अपने फूड, अपनी जो हरे रंग के वर्णक दिखाई देते हैं उसके गुण नहीं बना पाएंगे। ये केवल क्लोरोफिल की वजह से ही यह सब पौधों के अंदर संभव हो पाता है, जिसकी वजह से पौधे अपना भोजन बना पाते हैं, अपनी तना को तंदुरुस्त रख पाते हैं। पौधे की पत्तियां जो होते हैं वो हरे रहते हैं। वो इनका सिर्फ एक ही कारण होता है, क्लोरोफिल के साथ साथ जो है सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और फूड बनाने के बाद से अपने स्टीम के माध्यम से, यानी तना के माध्यम से अपने हर एक पार्ट्स में ये भोजन को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो इसको जो है क्लोरोफिल वर्णक होता है। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है। तो अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया था क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट क्या है, इसका जो रंग होता है वो क्या है, रंगीन होता है। अब रंगीन में कोई सा भी रंग हो सकता है, तो इसके अंदर जो है हम हरा रंग की बात करेंगे कि हरे रंग मौजूद होते हैं। और क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल जो कि हरा रंग होता है वह उपस्थित रहता है, ठीक है। और जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट हम कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल उपस्थित होगा और क्लोरोफिल उपस्थित होगा, तो पेड़ पौधे अपना भोजन आसानी से बना पाएंगे, और भोजन बना पाएंगे तो भोजन अपने स्टीम यानी तना में ट्रांसफर भी कर पाएंगे, ठीक है। और यह सब जब प्रक्रिया होती है भोजन बनाने की पौधों की, उसको क्या कहते हैं हम, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त जो है विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के और भी कलर मौजूद रहते हैं। और न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर प्राथमिक रूप से इसके अंगक हैं। अंगक का मतलब इसके भाग हैं, इसके पार्ट हैं, ठीक है। जिसके अंदर क्या मौजूद रहता है, स्टार मौजूद रहता है, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। और ल्यूकोप्लास्ट का कलर कैसा होता है, अभी जैसे कि मैंने बताया था कि सफ़ेद भी होता है और रंग भी होता है, यानी रंगहीन होता है, ठीक है। तो सफ़ेद होता है तथा रंगहीन होता है। तो ये रंगहीन होता है, सफ़ेद होता है। इस पर कोई भी कलर डालो, कोई भी कलर मतलब अगर इस पर अप्लाई किया जाए तो ये आसानी से अप्लाई होने देता है, ठीक है। तो इस ल्यूकोप्लास्ट के अंदर जो है प्राथमिक रूप से जो है ये क्या है, इसके अंदर स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ क्या होते हैं, स्टोर रहते हैं, संचित रहते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्लियाँ जो होती हैं ना, बहुत सी झिल्लियाँ उसमें क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। या उसको एक तरीके से हम अगर हम कहें और भी आसान भाषा में, तो परत होती है। अगर इसके लिए एग्जांपल हम देखें तो प्याज को देख लो, प्याज के ऊपर क्या होता है, प्याज को हम खोलते हैं तो छिलका बाय छिलका एक के ऊपर एक चढ़ा रहता है। उसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट की भीतरी संरचना जो होती है वो प्याज की भांति ही एक झिल्ली नुमा चीज से क्या होती है, परत टू परत चढ़ी रहती है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। उसके अंदर, ठीक है, स्ट्रोमा जो ये झिल्ली होती है ये स्ट्रोमा में स्थित होता है। कहाँ होता है, स्ट्रोमा में स्थित होता है।
और प्लास्टिड प्लास्टिड जो होता है वो बाहर की संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होते हैं। और प्लास्टिड हमने ऊपर जो बात की थी, प्लास्टिड क्या था? प्लास्टिड ये क्या है? ये बाहरी संरचना है, जिसको जो बाहर का जो झिल्ली है सबसे ऊपर वाला हिस्सा, उसको क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। और ये प्लास्टिड किसके अंदर मौजूद है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसके अंदर मौजूद नहीं, सॉरी, प्लास्टिड की जो बाहरी संरचना है वो क्या है? वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही है, बिल्कुल। मतलब आपको लगेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसी प्रकार प्लास्टिड का भी संरचना है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना क्या होता है? डीएनए होता है तथा राइबोसोम होता है, ठीक है। अभी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि डीएनए तथा राइबोसोम क्या होते हैं, और आप लोगों को मैंने ग्रुप में भी शेयर कर रखा है इनके फुल फॉर्म, जो कि मानस ने पहले लिख दिया था। ओके, गुड। अब हम बात करते हैं रस धानियाँ, ठीक है ना। रस धानियाँ, इसके विषय में जानते हैं कि क्या होता है ये। रस धानियाँ एक्चुअली ठोस व तरल पदार्थों का संग्रह, एक थैलियाँ होता है, ठीक है। हम इसको और आसान में समझें तो एक थैली होता है, रस धानियाँ जिसको कहा जाता है, एक थैली होता है, और उस थैली के अंदर ठोस और तरल पदार्थों का एक संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, ठीक है ना। और यह जो है रस धनिया जंतु कोशिकाओं में छोटी होती हैं, और पौधों की कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती हैं। यानी अगर जंतु में देखें रस धमनियाँ तो ये छोटी रूप में पाई जाएंगी, और पौधों के रूप में देखें तो ये बड़ी रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय जो होती हैं, रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50% से लेकर के 90% तक होता है, ठीक है। अब पादप कोशिका की जो है, यानी पौधों की कोशिकाओं की जो रसधनियाँ होती हैं, वो कोशिकाओं का द्रव्य भरा रहता है, ठीक है ना। उस रसधमनियों के अंदर क्या होता है? सेल का जो है लिक्विड भरा रहता है, यानी कोशिका द्रव्य भरा रहता है। और ये कोशिका, ठीक है, स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। स्फीति अर्थात पौधों को स्फूर्ति, आप कह सकते हैं एनर्जी, और हार्डनेस क्या करता है? प्रदान करता है, ये देता है। और पौधों के लिए यह बहुत ही आवश्यक, ठीक है, बहुत ही आवश्यक पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। और ये पदार्थ रसधमनियों में ही क्या होते हैं? स्थित होते हैं। जैसे इनके कुछ नाम हैं: अमीनो, कौमा अम्ल, कौमा शर्करा, कौमा विभिन्न कार्बनिक अम्ल, तथा कुछ प्रोटीन भी, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। अगर हम एक कोशिकीय जीवों जैसे कि अमीबा की खाद्य रसधमनी में उसके द्वारा उपभोग में लाए गए, उपभोग का मतलब ग्रहण किए गए, इस्तेमाल में लाए गए खाद्य पदार्थ जो होते हैं, वो क्या है? वह विशिष्ट रसधमनियों के अलावा जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर क्या करता है? निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका भी यह निभाता है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि रसधानियाँ जो हैं, इसके विषय में क्या क्या प्रमुख गुण हैं, ठीक है। अब जैसा कि इसमें जो है, अगर हम देखें इसका जो अपना जो संरचना होता है प्रत्येक सेल की, ठीक है, प्रत्येक प्रत्येक सेल की जो अपनी एक संरचना होती है, जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे कि सांस लेना, पोषण करना, तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करना। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की, यानी अंगों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है, ठीक है। तो अब हम इसके विषय में थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं। अब जो है हम बात करेंगे इसके विषय में कि प्रोटीन की फैक्ट्री,
ठीक है। प्रोटीन ऑफ की बात करेंगे कि प्रोटीन क्या है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो प्रोटीन के अंदर हम सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे कि एक नाम आता है, साइंटिफिक नाम होता है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम। अब राइबोसोम की खोज लांडे, ठीक है, जी लांडे उनका नाम है, ने सन 1955 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से खोज किया था। किसका? 1995 में राइबोसोम की खोज, ठीक है, इजी प्लांडे ने किया था। और किसकी सहायता से? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। ठीक है, यह राइबो न्यूक्लियर अम्ल, ठीक है ना, ये राइबो न्यूक्लियर एसिड आरएनए नामक अम्ल यानी एसिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, अब राइबोसोमस जो है, यह राइबोसोमस राइबो न्यूक्लियर अम्ल नामक, ठीक है ना, किससे बनी होती है राइबोसोमस? राइबो न्यूक्लियर अम्ल, जिसके अंदर क्या होता है, अम्ल और प्रोटीन मिला होता है, से ये क्या होता है, मिलकर बना होता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है वह प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। ठीक है, प्रोटीन का क्या करना होता है? संश्लेषण करना होता है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, यानी ओरिजिन प्लेस है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद में थोड़ा सा और बात करेंगे आगे बढ़ के। सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम दूसरा इसमें वर्ड आता है, किसके अंदर? प्रोटीन की फैक्ट्री के अंदर, यानी फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के अंदर नंबर सेकेंड पे आता है सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम अथवा तारकाय भी से कहा जाता है, और इसकी खोज जो है 1888 ईस्वी में टी, ठीक है, बॉरी ने की थी। ठीक है ना, टी बॉरी ने की थी। और यह प्रत्येक सेंट्रोसोम दो सेंट्रिओल्स, क्या है? सेंट्रिओल्स, CENTRIOLES, सेंट्रियोसोल, ठीक है, का बना होता है। इसी कारण इसे डिप्लोसोम, DIPLOSOME, डिप्लोसोम भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछ दिया जाता है कि डिप्लोसोम क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि सेंट्रोसोम का ही भाग होता है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल्स से मिलकर बना होता है, और जब दो सेंट्रियोल्स से मिलकर जब ये बनता है, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम भी हम डिप्लोसोम भी कहते हैं। क्लियर? यह केंद्र के निकट पाया जाता है, सेंटर के यानी न्यूक्लियस के निकट पाया जाता है। ठीक है, तथा कोशिका विभाजन में संबंध होता है। या कोशिका जब बढ़ते हैं, अलग अलग होते हैं, तो क्या होता है, ये अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिकाओं जैसे कि शैवाल, कवक एवं फर्न इत्यादि पौधों में केंद्रक के समीप यह पाया जाता है। तो आप समझ चुके होंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि सेंट्रोसोम जो है वो जंतुओं की कोशिकाओं यानी जो है एनिमल्स सेल्स के पास, जैसे शैवाल हैं, शैवाल के एक प्रकार के सेल ही हैं, तो उसके पास, कवक के पास और फर्न के पास भी पाए जाते हैं, और भी ऐसी जगह हैं। इसी प्रकार पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस के नियर अबाउट पाया जाता है, यानी पौधों के केंद्रक के समीप पाया जाता है। ठीक है, अब हम इसके अगला एक टॉपिक थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र। ठीक है, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो है वो वाल्टेयर ने 1888 ईस्वी में, ये नंबर थर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना, ये फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन की फैक्ट्री की हम जो बात कर रहे हैं, इसके अंदर ये नंबर थर्ड है। तो वाल्टेयर ने 1888 ईस्वी में इसे गुणसूत्र नाम दिया। ठीक है, से बोबेरी एवं सतन, बोबेरी एवं शतन ने यह प्रमाणित किया कि यह दो वैज्ञानिक थे। ठीक है,
उन्होंने यह प्रमाणित किया कि जीन क्रोमोसोम का यह भाग है। ठीक है, उन्होंने प्रमाणित क्या किया कि जीन क्रोमोसोम का यह भाग है। इसे आनुवंशिकीय वाहक यानी हेरिडिटी व्हीकल्स भी कहते हैं। ओके, गुड। अब हम बात करेंगे, अगला स्टेप है कोशिका का भंडार। ठीक है, कोशिका के भंडार की हम बात करेंगे। इसके अंदर जो है हम बात करने वाले हैं अब कोशिका भंडार की हम बात करेंगे, यानी स्टोर हाउस की बात कर रहे हैं, सेल स्टोर हाउस। इसके अंदर हम देखेंगे कि रसधानियाँ या रिक्तिकाएं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैक्यूलस। ठीक है, रसधानियाँ या रिक्तिकाएं कोशिका द्रव्य में द्रव्य से भरे हुए वे स्थान हैं जिनके चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली के समान रिक्तिका झिल्ली यानी वैक्यूलर मेम्ब्रान होता है। रसधानियों में द्रव के रूप में एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है जिसे कोशिका रस सेल सेप एसएपी सेप कहते हैं। इनमें क्लोराइड, सल्फेट, फास्फेट, शर्कराएं, कार्बनिक अम्ल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विभिन्न रंग तथा अपशिष्ट पदार्थ वेस्ट प्रोडक्ट्स आदि घुले रहते हैं। इसीलिए रसधानियों को कोशिका का भंडार भी कहते हैं। तो हम सेल स्टोर हाउस के बारे में समझ गए हैं। अब हम इसकी विषय की जो है विभाजन की बात करेंगे, यानी कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के अंदर हम देखेंगे कि जीवधारियों में वृद्धि हेतु यानी ग्रोथ हेतु नई कोशिकाएं बननी जरूरी होती हैं और पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन का मतलब होता है जब एक खत्म होता है तो उसकी जगह पे दूसरा नया आ जाता है, उसको प्रतिस्थापन कहते हैं। और प्रजनन हेतु युग्म बनते हैं। ठीक है, और नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि कोशिका विभाजन का क्या मानी है। ठीक है, अब सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो प्रकार का कोशिका विभाजन प्रक्रिया है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन प्रक्रिया में दो प्रकार की प्रक्रिया है। पहले का नाम पड़ता है सूत्री विभाजन और दूसरे का नाम पड़ता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है ना। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया सबसे अधिक कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं। तो जब ये विभाजित होंगी तो इसका कोई ना कोई मूल उद्देश्य जरूर होगा, और वो मूल उद्देश्य क्या है विभाजन होने का? वो है वृद्धि करना। ठीक है, ग्रोथ करना। और उसी सूत्र विभाजन कहते हैं। ठीक है, और उसी को क्या कहते हैं, सूत्री विभाजन कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि जिस विभाजन में ग्रोथ हो रहा होगा वह कैसा है, वह सूत्री विभाजन कहलाता है। और इसी प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मातृकोशिका भी कहते हैं, ठीक है, मातृकोशिका भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना, क्लियर है? ओके, विभाजन होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। अब देखो, जो सूत्री विभाजन होता है ग्रोथ के लिए, उसे मातृकोशिका भी कहा जा रहा है। और ये मातृकोशिकाएं
जब ये विभाजित होती हैं तो दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है, यानी ये भी विभाजित होकर क्या बनाती हैं, दो संतति कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक है, आप जो है अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हैं, चित्र नंबर 5.7 और पेज नंबर 74, लेसन नंबर 5 के अंदर ये फिगर दिखाया गया है कि मातृ कोशिकाएं और गुणसूत्र, ठीक है, और संतति कोशिकाएं, यानी गुणसूत्र और मातृ कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो वह विभाजन होती हैं अलग अलग, ठीक है, दो भागों में, और दो भागों में जब विभाजित होती हैं उसे संतति कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, अब संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के समान ही होती है। ठीक है ना, अगर हम इसको दूसरे रूप में समझें तो अगर मान लो अगर 8 कोई संख्या है या एक गोला है, उसके अंदर 8 बिंदु है, 8 बिंदु में से दो दो बिंदु दो जगह पे डिवाइड हो जाएं और 4 बिंदु शेष मुख्य बिंदु में रहें, तो जो मुख्य बिंदु था जिसके अंदर 8 टोटल बिंदु थे उसमें से 4 बिंदु तो बाहर निकल गए ना, लेकिन थे तो ये मुख्य बिंदु के ही पार्ट यानी भाग। उसी प्रकार कोशिकाओं के जो गुणसूत्र हैं उनकी जो संख्या होती है वो मातृ कोशिक की संख्याओं के समान ही होता है। ठीक है, यह जीवों में ग्रोथ एवं उत्तकों की मरम्मत में सहायता करता है, यानी उसकी क्या करती है, उसको वृद्धि देती है और उसकी देखभाल, यानी उसको क्या बोलते हैं साइंस में, उत्तक बोलते हैं। उत्तकों की क्या करता है, ये देखभाल करता है, यानी उसको मतलब अपनी सिक्योरिटी में रखता है। ठीक है, उसको स्वस्थ बनाने में, उसकी ग्रोथ करने में क्या करता है, ये मदद करता है। जंतुओं और पौधों की प्रजनन अंगों अथवा उत्तकों की विशेष कोशिकाओं, ठीक है, को विभाजित होकर युग्म ये बनाता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि जो जंतु हैं, एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं उनके जो प्रजनन अंग होते हैं, ठीक है, जहाँ से प्रजनन करते हैं वहाँ, तथा उनके उत्तक जो होते हैं वो विशेष कोशिकाएं, उसके अंदर क्या होते हैं, वो विशेष कोशिका होती है। भाई विशेष कोशिका अगर नहीं होती तो एक सेल की जगह पे दूसरे सेल का निर्माण कैसे हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जो है वो विशेष कहा गया है। विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर क्या करते हैं, युग्म बनाते हैं। युग्म का मतलब आपस में फिर एक हो जाते हैं। जो जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करते हैं। संतति का मतलब समझ लो एक प्रकार का, अगर हम ह्यूमन के बारे में बात करें तो ह्यूमन के लिए जो बॉन्स होते हैं, जो जन्म लेते हैं, वो क्या लेते हैं, संतान लेते हैं, तो इसका मतलब एक ही होता है। उसी प्रकार जंतु और पौधों के अंदर भी समान रूप से होता है। ठीक है, गुड। अब हम जो है ये जो अलग अलग प्रकार का विभाजन है, ठीक है ना, विभाजन भी जैसे कि अभी हमने उपरोक्त बात किया था कि मातृ कोशिका और गुणसूत्र एक ही सर्कल में है, और यह जब टूटते हैं तो दो भागों में बन रहे हैं और दोनों गुणसूत्र में अलग अलग गुणसूत्र बना रहे हैं। ठीक है, संतति कोशिकाएं कहलाई। उसी प्रकार अलग अलग जब इनका विभाजन होता है उसे अर्धसूत्रक कहते हैं। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि अर्धसूत्रक क्या होता है, जिसमें क्रमशः दो विभाजित होते हैं। ठीक है ना, तो अर्धसूत्रक के अंदर क्या होता है, यह एक था पहले, अब दो में विभाजित हो गया, है ना। तो जब कोशिकाएं अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती हैं तो इससे दो की जगह चार नई कोशिकाएं बनते हैं। ठीक है, तो अब आपकी जो कंफ्यूजन होगी वह दूर हो चुकी होगी कि सूत्रण और अर्धसूत्रण में क्या अंतर है। उसमें केवल दो ही बन रहे थे और इसमें दो की जगह पे क्या बन रहे हैं, चार बन रहे हैं। ठीक है, तो चार नई कोशिकाओं का जन्म हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, और मृत कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो आधी होती है। तो उसमें क्या था, उसमें समान था,
सूत्रक के अंदर समानता मृत कोशिका जो थी उसी के समान जो क्या थी, मातृ कोशिकाएं भी थी। लेकिन इसके अंदर मातृ कोशिकाओं की तुलना में क्या होते हैं, इनके जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, आधे होते हैं। ठीक है, अब हम जो है आधी होती है। यहां तक क्लियर हो गया? गुड, शाबाश। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसके नीचे फिगर भी आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसके अंदर हमने अभी तक जो है क्या क्या सीखा है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, और यह जो चैप्टर है वो खत्म होने की कगार पे है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोशिका जीवन की मूलभूत संरचना इकाई है, यह हम जान चुके हैं। ठीक है ना, जो सेल हैं वह जीवन बनने के लिए, पनपने के लिए, ओरिजिन होने के लिए वह मूलभूत एक इकाई है, एक ऐसी यूनिट है जिसके न रहने पर जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कोशिका की चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। ये झिल्लियां लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती हैं। तो झिल्लियां जो किससे बनी होती हैं, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। तीसरा क्या है, कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है, और यह पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहर वातावरण में नियंत्रित करता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये कोशिका झिल्ली क्या करता है, कोशिका को सक्रिय, कोशिका का यह सबसे सक्रिय भाग होता है कि कोई भी चीज अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, यानी इन्वायरमेंटल और इन्वायरमेंटल में से क्या है, इंटरनल, जो है आदान प्रदान करने की जो यह व्यवस्था है उसको क्या करता है, ये प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, हमने जाना कि कोशिका झिल्ली के चारों ओर क्या होती है, एक कोशिका भित्ति भी होता है, और वो किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, इसके बाद पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प परासर दाबी घोल, ठीक है, अल्प परासर दाबी घोल का मतलब मध्य में बिना फटे जीवित रखने देते हैं। यानी ऐसा ये हार्मोन्स क्रिएट करते हैं कि जो फंगाइज होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या होते हैं, वो जीवित रह पाए। ठीक है, पादप के अंदर। ठीक है, अगला बात करते हैं, यूकेरियोटिक में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य से अलग होता है। यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। ठीक है, यूकेरियोटिक। तो यूकेरियोटिक के बारे में भी हमने रीड किया था कि केंद्रक क्या होता है, केंद्रक जो होता है यूकेरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियर में दोहरी झिल्ली के द्वारा आवरण होता है उसके ऊपर, और वो कोशिका द्रव्य से अलग होता है। ठीक है, और ये क्या काम करता है, जीवन प्रक्रियाओं को निर्देश देता है, यानी ये बताने की कोशिश करता है, ये मतलब वो मेम्ब्रान, वो मेमोरी डेवलप करता है, मेम्ब्रान डेवलप करता है कि जो ये प्रोटीन या कुछ भी बनता है सेल्स के अंदर, वो किस भाग में किस काम के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक, ओके, अगला बात करते हैं ईआर, यानी अंतःकोशिकीय परिवहन तथा उत्पादन सतह के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगला गॉल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। गॉल्जी क्या है, जो झिल्ली का जो आवरण है उसका ये स्तंभ माना जाता है। ठीक है, पिलर माना जाता है, और यह कोशिकाओं में ये कोशिकाओं में बने पदार्थों का संचय, संचय का मतलब स्टोर, ठीक है, रूपांतरण, चेंजिंग तथा पैकेजिंग, यानी उनको एक एक पैकेज बना करके क्या करता है, पैकेजिंग बनाने का यह गॉल्जी काम करता है। ठीक है, क्लियर, ओके, गुड। अब हम बात करते हैं कि अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्लास्टिड होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट, जैसा कि हमने अभी इसके अंदर बात किया था। ठीक है, तो जो अधिकांश जो पौधे होते हैं उनकी कोशिकाओं में जो झिल्ली युक्त होती है
ठीक है, मतलब जुड़ी होती है, प्रयोग हुई होती है, वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अगला क्रोमोप्लास्ट, जिसमें हमने क्या बात किया था कि क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये प्रकाश का क्या करता है, संश्लेषण करता है। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये प्रकाश का क्या करता है, संश्लेषण करता है। अगला ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या है, संचय करना, यानी सबको क्या करना, एक जगह बुला के संचय करना, ये स्टोर करना, इकट्ठा करना। ठीक है। अगला है अधिकांश परिपक्व पादप जो होते हैं, जो पुराने हो जाते हैं, जो मान लो ज्यादा टाइम के हो जाते हैं, उनकी कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है। ठीक है। और यह कोशिका की स्फीति को बनाए रखती हैं। कोशिका की वृद्धि का मतलब जो डेड होते हैं उनको उनकी जगह पे नए सेल्स का क्या होता है, निर्माण करके ये उनके स्फूर्ति को, उनकी एनर्जी को ये मेंटेन करके रखते हैं। और यह अपशिष्ट पदार्थों को, नहीं, वेस्ट मटेरियल सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का भी क्या करते हैं, ये संचय करते हैं। अब जब हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स प्रॉब्लम्स या हार्मोनस चेंजिंग होते रहते हैं, तो जो उपयुक्त होती है, ठीक है, उनको भी क्या करते हैं, ये स्टोर कर लेते हैं। और जो अनुपयोग होती है उसको वेस्ट मटेरियल से क्या करते हैं, ये बाहर कर देते हैं। ओके। अब नेक्स्ट आते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। हमने प्रोकैरियोटिक के अंदर बात किया था कि इसमें कोई भी उपयुक्त झिल्ली अंगक नहीं होता है। उन उनमें क्या होता है, क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्रोमोसोम के स्थान पर क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। और उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। उनमें क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर केवल छोटे राइबोसोम के अंगक मौजूद होते हैं। ठीक है। अगला, जीवधारियों में कार्य वृद्धि हेतु कोशिकाएं विभाजित होती हैं। ठीक है। तो जीवधारी जितने भी हैं, लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, उनके कार्य को, ठीक है, जो कायिक है, वो वृद्धि हेतु यानी ग्रोथ हेतु क्या होती हैं, कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं। जब तक कोशिका का विभाजन नहीं होगा तब तक क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है। ओके, गुड, दैट्स ऑल। अब यह चैप्टर जो लेसन नंबर 5 यहीं कंप्लीट होता है। इसके बाद से हम जो है क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे। ठीक है। ओके बच्चों, गुड। आप लोग इसको रिमेम्बर करें, रीड करें और अच्छे से समझ को इसका नोट्स भी बनाएं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सारे जो है लेसन नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई को कवर किया है, उसका पहला प्रश्न जो है वो ये है कि कोशिका की खोज किसने की और कैसे की। तो इसके विषय में हमने पिछले वीडियो में बखूबी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, और आप चाहें तो उसको अच्छे से देख सकते हैं और विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो कोशिका की खोज किसने की और कैसे की, इसका जो जवाब होगा वो होगा, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है। उन्होंने 1665 में कार्क की पतली, ठीक है, छीलन, थिनी पार्टिकल्स को अपने हाथों से बनाया और उसको सूक्ष्मदर्शी से देखा। ठीक है। जिसमें उनको क्या नजर आया, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे छोटी छोटी कोठरियां दिखाई दी, जिसको सेल का नाम दिया। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 की हम बात करते हैं। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो इसका जवाब है कि सभी जीवों का जो शरीर है वो अत्यंत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे जीवों की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, संरचनात्मक इकाई कहते हैं। एक जीवित कोशिका वो सभी मूलभूत क्रिया कर सकती है, जैसे कि श्वसन लेना, पाचन, उत्सर्जन इत्यादि। ये सभी कार्य एक जीवित कोशिका
कर सकती है, जो जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। इसीलिए इस कोशिका को क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका जवाब होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ, ठीक है, सामान्यतः विसरण पद्धति या विसरण द्वारा प्रकाश कोशिका झिल्ली के अंदर अथवा बाहर आते जाते रहते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका के अंदर बढ़ जाती है तो बाहर पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो जाती है। इसी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से बाहर व अंदर आते जाते रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जब हम कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, अर्थात इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो बाहर से ऑक्सीजन कोशिका में विसरण पद्धति द्वारा अंदर चली आती है। ठीक है, ओके, गुड बच्चों। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? यह क्वेश्चन है। तो इसका जवाब होगा कि प्लाज्मा झिल्ली का एक विशिष्ट गुण होता है। ठीक है ना, प्लाज्मा झिल्ली का एक क्या होता है? विशिष्ट गुण होता है, जिसके कारण वह कुछ चुने हुए पदार्थ को कोशिका के अंदर व बाहर आने जाने देता है। इस तरह प्लाज्मा अवांछनीय पदार्थ को, अवांछनीय का मतलब जो उसके उपयोग में न होने वाला हो, ऐसे पदार्थों को, ऐसे सब्सटेंस को क्या करता है? ये रोक देता है। इसीलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी हम कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है कि आपको अंतर बताना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताना है। ठीक है, तो हम अंतर देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पहला जो अंतर होता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार जो होता है वो छोटा होता है। कितना होता है? 1 से लेकर के 10 माइक्रोम्यू होता है। ठीक है, यानी 10 माइक्रोम्यू इक्वल टू 10⁻⁻6 माइक्रो होता है। ठीक है, वहीं हम यूकैरियोटिक की कोशिका की बात करें तो इसका आकार बड़ा होता है और 5 से लेकर के 100 माइक्रोम्यू तक होता है। ठीक है, दूसरा इसका बड़ा अंतर है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर कि इस प्रोकैरियोटिक कोशिका का केंद्र क्षेत्र जो है वो अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र होता है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? केटकाय कहते हैं, केटकाय। ठीक है, और यही यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर बात करें तो इसका जो केंद्रक होता है, इसका जो केंद्रक का क्षेत्र होता है वो सुस्पष्ट, जो चारों ओर से केंद्रीय की झिल्ली से घिरा होता है, यानी स्पष्ट दिखाई देने वाला और चारों ओर से झिल्ली से क्या होता है? यह घिरा होता है। ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद से थर्ड आते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर। थर्ड जो बड़ा अंतर है वो है इसका जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो क्रोमोसोम है वो एक होता है, केवल एक ही होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्रोमोसोम एक से अधिक भी होते हैं। क्लियर। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अगला देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित रहती है। ठीक है, किंतु यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो झिल्ली युक्त कोशिका है वो अंगक उपस्थित रहता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या हुआ कि झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित रहती है, यानी इसके अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है? झिल्ली युक्त जो कोशिका होती है वो ना के बराबर होती है, किंतु यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है? झिल्ली युक्त कोशिका जो है वो उपस्थित रहती है। क्लियर, ये अंतर आपको पता चल गया होगा। गुड, शाबाश बच्चों। इसी प्रकार आगे का क्वेश्चन हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्या आप ऐसे अंगों का नाम बता सकते हैं जिसमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है?
अनुवांशिक इट मीन्स क्या होता है, हेरिडेटी। ठीक है, तो इसका जवाब जो होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये दो ऐसे होते हैं उसका जिसका अपना क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और प्लास्टिड में अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका जवाब होगा कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है जो सभी जीवित कार्यों में सक्षम है। अगर किसी भौतिक या रासायनिक प्रभाव के कारण कोशिका का संगठन नष्ट हो जाता है तो कोशिका के सभी जीवित कार्यों, ठीक है ना, जैसे कि क्या, सांस लेना, पोषण करना और उत्सर्जन करना आदि सभी प्रभावित होते हैं और कोशिका अपना कार्य नहीं कर पाएगी और अंत में जाकर के नष्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। तो इसका जवाब है कि लाइसोसोमस के अंदर अत्यंत शक्तिशाली पाचक रस होता है जो कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले विषाक्त, विजातीय यानी जहरीले पदार्थों को क्या करता है, नष्ट करता है और कोशिका के ठीक से कार्य न करने वाले अंगों को भी यह नष्ट करके उसको साफ करने का कार्य करता है। कभी कभी तो पूरी कोशिका ही बीमार हो जाती है और ठीक से कार्य नहीं करती है, तब यह पूरी कोशिकाओं को क्या करता है, नष्ट करने के लिए लाइसोसोमस अपने आप ही फट जाता है और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देता है। यानी एंजाइम एक ऐसा पदार्थ है कि वो अपने आप के एंजाइमों को भी क्या करता है, पचा देता है। इसीलिए लाइसोसोमस को कोशिका की आत्मझिल्ली या आत्मथैली भी हम कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो इसका जवाब है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी हम कहते हैं। ओके, गुड। अगला क्वेश्चन है कि आपको जंतु कोशक और पादप कोशिका का अंतर बताना है। ठीक है, तो जंतु कोशक का पहला अगर हम देखें तो जंतु कोशक प्लाज्मा झिल्ली से घिरी रहती है, लेकिन पादप कोशक जो है वो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। तो पहला अंतर तो यही हो गया। दूसरा अंतर देखते हैं कि जंतु कोशक के अंदर की हरित लवक अनुपस्थित होते हैं, इसके अंदर हरित लवक नहीं होते हैं, जबकि पादप कोशिका के अंदर हरित लवक उपस्थित होते हैं। दूसरा अंतर हो गया। अब जंतु कोशिका में तीसरा, रिक्तियाएं या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। ठीक है, और पादप कोशिका के अंदर इसके अंदर रिक्तिकाएं क्या होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं। ठीक है, रिक्तिकाओं का मतलब बड़े बड़े जगह, बड़े बड़े स्पेस। ओके, खाली स्थान जिसको हम पढ़ते हैं। अगला है अंतर जंतु कोशिका के अंदर, चौथा नंबर सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। ठीक है, लेकिन पादप कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। ओके बच्चों, गुड। और जंतु कोशिका के अंदर पांचवें नंबर देखते हैं, गाल्जिकाय उपकरण उपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका के अंदर गाल्जिकाय क्या होता है, उपस्थित होता है, लेकिन पादप कोशिका के अंदर गाल्जिकाय अनुपस्थित होता है। क्लियर। अब अगला देखते हैं, जंतु कोशिका के अंदर कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, लेकिन पादप कोशिका के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लियर। अब जंतु कोशिका के अंदर आते हैं, प्राय आकार में यह छोटा होता है, लेकिन पादप कोशिका के अंदर प्राय आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। तो यह मेजर पॉइंट के अंतर थे जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंदर। क्लियर बच्चों। ओके, गुड। अब हम अगला क्वेश्चन जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं किस प्रकार से भिन्न होती हैं। ठीक है, तो इसके अंतर को हम समझ लेते हैं कि कोशिकाओं की जटिल जो संरचना होती है उसके आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कोशिकाओं की जटिल संगठन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में हम देखते हैं कि यह झिल्ली युक्त कोशिकांग
इसके अंदर नहीं होते, यानी झिल्ली जैसे ये कोशिकांग नहीं बने होते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर, किंतु यूकैरियोटिक के अंदर यह झिल्ली युक्त कोशिकांग की तरह ही बने होते हैं। पहला अंतर तो इसके अंदर ये है। अब दूसरा अंतर देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक के अंदर कि इसका जो गुणसूत्र होता है वो एकल के रूप में होता है और डीएनए और आरएनए दोनों मिल करके ये बनाते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर इसका जो गुणसूत्र होता है वो एक से अधिक होता है और यह डीएनए से केवल बने होते हैं। क्लियर? ओके। अब तीसरा अंतर देखते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर कि केंद्रकाय पाया जाता है। केंद्रकाय का मतलब न्यूक्लियर के अंदर भी न्यूक्लियर होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केवल न्यूक्लियर होता है, यानी केंद्रक होता है। ठीक है, तो केंद्रकाय और केंद्रक में कंफ्यूज नहीं होना। अगला जो है डिफरेंस देखते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर कि राइबोसोमस जो हैं ये 705 यानी 705 टाइप्स के होते हैं, प्रकार के होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम 805 यानी 805 टाइप्स के होते हैं, यानी प्रकार के होते हैं। तो ये मेजर अंतर थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा? तो इसका जवाब होगा प्लाज्मा झिल्ली की टूट या फट जाने पर कोशिकांग बिखर जाएंगे। ठीक है, और कोशिका नष्ट हो जाएगी। क्लियर? ये बहुत अच्छी जो है टॉपिक है, इसको ब्रीफली समझना चाहिए और मैंने पिछले वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन इसको किया हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन पे। यदि गॉल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ईआर में संश्लेषित पदार्थ गॉल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझना कि ईआर में, ठीक है ना, संश्लेषित पदार्थ, तो संश्लेषित पदार्थ जो हैं वो ईआर के अंदर मौजूद हैं और वह गॉल्जी उपकरण में पैक होते हैं अपने आप में। ठीक है, और उन्हें कोशिकाओं के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। ठीक है ना, ये इंटरनल पार्ट के वर्क हैं, तो वो पैक होते हैं और पैक होके क्या होते हैं कोशिकाओं के बाहर और अंदर या विभिन्न क्षेत्रों में यह भेज देता है तथा इस कार्य में जो है शामिल होता है। ठीक है, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि इस कार्य में भी ये शामिल होता है। और पुटिका में पदार्थों का संचय, रूपांतरण तथा बंद करना, ये इत्यादि काम होते रहते हैं। तो पुटिका वो जगह का नाम है जहाँ पर क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, और पाचन किया जाता है और रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, और अपने आप ही फिर क्या होता है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है ना, तो ये काम पुटिका काम करता है। यदि कोशिका में गाल्जी उपकरण नहीं होता तो कोशिका का अस्तित्व भी क्या होता, समाप्त हो जाता। ठीक है, ओके। इसको और अच्छे से समझना है, वीडियो में देखें और उससे अच्छे से समझें। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और बिजली घर है तो क्यों है? तो इसका जो जवाब होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भोजन का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एटीपी के रूप में यह मुक्त होता है। ठीक है, इसीलिए कोशिका को अंग का बिजली घर कहा जाता है। क्लियर? ठीक है बच्चों, ओके गुड। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण चिकनी अंतःद्रव्यजलिका यानी एसईआर में होता है। अब एसईआर मतलब स्मूथ, ठीक है ना,
स्मूथ के अंदर होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैंने बताया है पिछली वीडियो में भी, आप उसे अच्छे से देखें। SCR में होता है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो इसका जवाब है कि अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया से ग्रहण करता है। ठीक है, किससे ग्रहण करता है? एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया से ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया में कोशिका जो है वो झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिक के बाहरी पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है। ठीक है, कुल मिला जुला कर अगर हम इसको समझें तो कोशिका क्या करता है, एक झिल्ली होती है जो बहुत लचीलापन होता है, मतलब हल्के में होता है, और वह एक कोशिका का होता है, और वह बाहर से जब ये खाना खाता है, ठीक है, अमीबा अपना भोजन करता है, तो उस भोजन को ग्रहण करने में ये सहायता करता है। क्लियर? अब बात करते हैं पराशर क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पराशर क्या है? तो इसका जवाब है कि किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर भ्रमण करना पराशर कहलाता है। ठीक है, ओके, गुड बच्चों। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है कि एक आपको पहेली दी जा रही है, उस पहेली को आपको सुलझाना है और समझना है कि दिया जा रहा है कि एक प्रयोग है छोटा सा, उस प्रयोग को आप करें और फिर आप उसका रिस्पॉन्स भी बताएं कि छीले हुए आधे आधे आलू के 4 टुकड़े लेना है, 4 टुकड़ा लेना है और उसको छील लेना है, और चारों को जैसे कप होता है उसी तरह अंदर से खोखला करके कप बना लेना है। ठीक है, इसमें से एक ही कप में कप को क्या करना है, उबाल लेना है। ठीक है ना, कप को उबाले आलू में बनाना है। ठीक है ना, क्या करना है, इसमें से एक कप को उबाले आलू में बनाना है। आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में ही रखना है। ठीक है, तो अब कंडीशन ये है कि कंडीशन नंबर पहला कि जो 4 कप हैं तो चारों के नाम ABCD हो गए, तो जो एक कप है वह खाली रखना है। ठीक है, दूसरा जो कप है उस कप में 1 चम्मच चीनी डालना है, तीसरे कप में 1 चम्मच नमक डालना है। ठीक है, और चौथे कप में 1 चम्मच उसमें भी चीनी डालना है। ठीक है, उसको 2 घंटे तक रखना है और ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद से इसको बताना है कि क्या होता है। ठीक है, तो पहला है कि बी तथा सी के खाली भाग में जल क्यों एकत्र हो गया। यह प्रश्न उसमें बन गया कि उसमें जो जल है बी और सी में खाली जो कप है उसके अंदर इकट्ठा क्यों हो गया, इसके बारे में बताना है। दूसरा है कि ए कप है वो इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आलू के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ए वाले कप के अंदर आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और तीसरा है ए और डी आलू के खाली भाग में जल इकट्ठा क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में बताना है। तो इसका जवाब होगा, पहले का जवाब है जल के अणुओं का परासर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल की उच्च सांद्रता से जल की निम्न सांद्रता खाली स्थान जहाँ नमक या चीनी है की ओर चला जाता है या होता है। ठीक है, अतः जल BC के खाली भाग में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, पहले का ये जवाब है। दूसरा है ए आलू इस प्रयोग के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह ज्ञात होता हमें पता चलता है कि यदि हम ऐसे 2 विलन या सॉल्यूशन लें जिनकी सांद्रता बराबर है तो अर्धपारगम्य झिल्ली से भी जल के अणुओं में कोई गति नहीं होगी। ठीक है, दूसरे का जवाब होगा। तीसरे का जवाब है कि डी आलू के खाली भाग में जल इकट्ठा नहीं हुआ है क्योंकि उबालने से अणुओं में कोई गति नहीं होती है। डी आलू के खाली भाग में जल एकत्र नहीं हुआ है क्योंकि उबलने से प्लाज्मा झिल्ली मर जाती है, जो उसकी प्लाज्मा झिल्ली होती है वो डेड हो जाती है, जिससे उसकी पारगम्यता नष्ट हो जाती है। इसमें जल के अणुओं का परासर फिर नहीं हो पाता है। तो ए आलू के खाली भाग में जल एकत्र नहीं हुआ है क्योंकि आलू की कप के अंदर और बाहर की सांद्रता क्या है, समान है।
यानी इक्वल है। ठीक है, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन रहा और क्वेश्चन के जवाब भी रहे। अब आप इसको अच्छे से समझो और